होनी है, फिर उसको कैपिलरी में जाना है, फिर आगे जाके लिक्विड फॉर्म में तब्दील होना चैम्बर है में। तो वो तो आग बन रही है फिल्टर के अंदर ही, ठीक है। हाई हाई सुपर हीट में कन्वर्ट होके जा रही है, इतनी हाई बन रही है यानी फिल्टर। उसने बाईपास, उसने तो वो उसने जो भी इंटरनल काटी उसने उसके बदले का पाइप नहीं लगाया, यानी उसने बस वो सोचा कि ये चल जाएगा तो और चल भी रहा था, फ्रिज चल भी रहा था। हाँ। और कूलिंग वूलिंग सब दे रहा है वो यार, लेकिन कहने का मकसद है दिस इज हाई रॉन्ग, प्रेशर बढ़ रहा है, दिस इज रॉन्ग। सुपर हीट बढ़ गया, ठीक। अब सुपर हीट का जो एम्बियंट उसके अंदर बढ़ा ना, अब उससे बहुत सारे हादसे हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकता है, चैम्बर फट सकता है, चैम्बर फट सकता है, आपका ड्रायर फट सकता ड्रायर है, फट आग सकता लग है। सकती है, बहुत सारी चीजें। तो टेक्नीशियन को ये नहीं करना चाहिए था। देखो अब जो पाइप काटा है उतना पाइप लगाना भी पड़ेगा। अब सही बॉडी के अंदर नहीं भी नहीं, ऑलमोस्ट 10 15 20 फुट पाइप होता है ना, ऑलमोस्ट 10 15 20 फुट पाइप, 25 फुट 30 फुट पाइप कम से कम 20 फीट तो होता है। 30 फुट का पाइप आप उसके अंदर से काट देते हो, 1/4 का कंप्रेसर लगा हुआ है। हालांकि एज वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, वो कम से कम जो वो जाली का जो साइज बनता है ना, वो 1/6 बनता है। हाँ 1/6 की जाली लगनी है उसके अंदर, और 1/6 इतना पाइप काटा है आपने। 1/6 में वो आप पूछो कितने फीट पाइप लगे होते हैं कंडेंसरों में, हाँ। इतना ही यही 25 फुट के अंदर ही होता है, इतना ही होता है ना, 30 25 तो 35 उसने फुट होता है। जब उसने वो 25 फुट पाइप कम कर दिया, आप खुद तो कंपनी पागल तो नहीं होगी, वो हिसाब से कैलकुलेशन करके ही दिया है ना उस सिस्टम को कि कंप्रेसर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे चले, ज्यादा हीट ना हो। हर चीज की लेबोरेटरी में टेस्ट हुई होती है चीजें। अब उसका कंप्रेसर तो वही साइज का है, गेज भी तुम्हारी ले रहा है, लेकिन जो उसकी कैपेसिटी थी, जितने थ्रो के साथ उसको मूव करना था, स्मूथली चलना था, उसने उसकी टांगे काट दी। अब वो कम पाइप में जब चलने लगा तो हीट ज्यादा जनरेट करने लगा, कंप्रेसर का पंप बैठ जाएगा, सबसे पहला नुकसान। दूसरा हादसा कोई भी हो सकता है, नो डाउट कि क्या हो। सिस्टम को डिटेक्ट कैसे करेगा भाई? एक सिस्टम है, इसको मैंने न्यूट्रल फेज पैरेलल में दे दिया है, ये पैरेलल में मिलता है तभी चलता है ना, ये तो सीरीज में नहीं है, कॉन्टेक्टर तो सीरीज में नहीं चलता, इसको तो अपन सिग्नल के साथ दे देते हैं, पैरेलल कनेक्शन है। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो इसका सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होता है कि ये कंप्रेसर को तब सेफ्टी प्रोवाइड करेगा जब लोड आएगा, इसके अंदर एक कॉइल है छोटा सा, उसके ऊपर से करंट गुजरता है तो फ्लो कम हो जाता है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का काम करता है, मैग्नेटिक कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल क्या करती है, उसको कम कर देती है, ऐसा होता है। अगर ये ना हो तो कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होना है या लोड मेंटेनेंस के लिए भी पता होना चाहिए। उसके अंदर बाद ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं, फ्लोट स्विच लगे होते हैं शेल में, वो चेक करने होते हैं। अब उसके अंदर सेंसर जितने भी लगे होते हैं ना, वो एक भी सेंसर अगर एरर मार गया, आपका पूरा चिलर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंसर होते हैं ना, ये सीरीज वाइज होते हैं सारे, कोई भी पैरेलल नहीं होता है। कोई भी एक एरर आएगा, आपका चिलर बंद ही है, जब तक आप उसको ट्रबल शूटिंग नहीं करोगे, रीसेट नहीं करोगे। माइनर एरर हो गए वो आप रीसेट कर सकते हो, मेजर एरर हो गए, जैसे कोई लीकेज प्रॉब्लम हो गया, बार बार कंप्रेसर बंद हो रहा है, एरर सिस्टम बंद हो रहा है, उसके लिए फिर आप अपने इंजीनियर को बोलोगे, चाहे वो कंप्रेसर ए चल रहा है या बी चल रहा है, तो उस दौरान आप क्या करोगे कि सर ये कंप्रेसर लीकेज हो रहा है। ठीक, आपको अभी मंसूर भाई ने एक बात बोली सीरीज और पैरेलल की, आपने 3 महीना कोर्स किया, सीरीज और पैरेलल के बारे में समझाया उन्होंने क्या है? ये भी नहीं बताया उन्होंने। गवर्नमेंट का था इदारा या प्राइवेट था? गवर्नमेंट का था। अच्छा, सीरीज पैरेलल दोनों नहीं बताया देखो सीरीज अभी मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा था कि एक बीच में हम एलिमेंट डालते हैं, तो वो बीच में से एक एलिमेंट गुजरता है, अगर कोई भी खराबी आती है या कोई भी हादसा होने वाला होता है, एलईडी में होता है, हाँ वो एलिमेंट उड़ जाता है। जैसे मैं बल्ब के अंदर आपको पता है एक तरीके का तार है, सही है, विच कॉल्ड सीरीज में हम जब यूज करेंगे, कुछ भी अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो ये तार क्या होगा सबसे पहले भाई ये देखो ना, तार क्या होगा, ये देखो, ये एक हो गया, ठीक है क्या ना, ये बार बार बंद कर रहा है, तो आपको वो बोलेगा कि भाई आप उस कंप्रेसर का जो ना ऑयल स्प्लिटर निकाल दो, तो आप उसको बंद कर दोगे, वहां से कंप्रेसर से ऑयल स्प्लिटर निकाल दोगे, तो आपका एक साइड पोर्शन बंद हो गया, तो दूसरा आपका वो चल रहा है। हाँ हाँ, दोनों चल रहे होते हैं टाइम टू टाइम, और ऑटो सिस्टम पे चल रहा हुआ है। अगर लीकेज होगा तो आपका चिलर बंद करेगा बार बार, यानी एक साइड बंद करेगा, दूसरा चल रहा होगा, जिसमें आपका जो है ना कूलिंग में इश्यू आएगा। बहुत से यूनिट एफसीयू लगे होते हैं, तो एफसीयू जहाँ लगे होते हैं वहाँ बोलेगे यार कूलिंग की शिकायत कम आ रही है, यानी कूलिंग कम हो रही है, क्यों? आपका एक कंप्रेसर बंद हो गया है ना, तो कूलिंग में फर्क आ गया है, तो इस वजह से आप कंप्लेन करोगे कि सर ये हमारा एक जो है ना ये कंप्रेसर बंद हो रहा है, इस वजह से थोड़ी कूलिंग कम हो रही है, तो अब क्या करें? तो ये आप कंप्लेन करोगे तो वो भी कंपनी के बंदों को बुलाएंगे इस चीज़ को रिपेयर करने के लिए। अगर हमारी टीम में कोई बंदा होगा इस काम को कर सकता है फील्ड वर्क में, तो वो करेगा। हाँ ऐसा ही है, समझ गया? अच्छा, इनको 5,000 बोले, काफी थोड़ी टाइम पुरानी बात है, अभी की नहीं,
तो मैंने बोला ठीक है आप करा लें, लेकिन मैं तो 10,000 में करके दूंगा आपको। कौन से साइज का फ्रिज था? फुल साइज का 1.4 का कंप्रेसर 1.4 लगा का हुआ था, था। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, कंपनी बोला अभी 1 घंटे में करके चला गया, आपने तो मेरे को 10 बोला था, 5,000 भाई ने लिया और चला और गया, वो कितने दिन कोई चला? पाइप नहीं लगाया। अच्छा। मैं बोला है हाँ। कोई पाइप नहीं लगाया? बोला नहीं। शिकायत कब आई? मैंने बोला चलो मुझे दिखाओ। मैं घर गया, उसका जो ड्रायर लगा होता है ना फ्रिज का, वो आग आग की तरह गर्म, यानी गैस जो आपकी लिक्विड बननी है जो गुजर के लिक्विड में तब्दील। और कैपिलरी इतनी बारीक बार की जितनी जर्स होती है कि हो सकता है आपका ड्रायर भी फट सकता है। कैपिलरी तक आपका गैस का प्रेशर फ्लो करने से पहले पहले वो वेपर को चेंज कर चुका हो लिक्विड में। आपने देखा होगा फ्रिज का जब गैस चार्ज होता है तो फ्रिज का जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो कंडेंसर के कुछ पाइप गर्म होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आखिर के पाइप तक वो जो शुरू में गर्म होता है ना वैसा गर्म नहीं रहता, वो आहिस्ता 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 उसकी गर्मी क्या हो जाती है, वेपर कम हो जाती है। फिर वो अंदर जाके और जब कैपिलरी तक पहुंचता है तो बिल्कुल ना होने के बराबर गर्म होता है और फिर वो कैपिलरी में दाखिल होता है। फिर वो चेंबर में अंदर जाके अब जो स्टार्ट का पाइप गर्म है वही फिल्टर के अंदर गर्म है, तो मुझे बताओ तकलीफ तो होगी ना। गर्म गैस देखे कभी भी आपका जो फ्रिज होगा ना, फ्रिज कंडेंसर के स्टार्टिंग में 2 कंडेंसर के पाइप पहले गर्म होते हैं, इसके बाद नीचे जाके आपका बॉडी कंडेंसर गर्म होगा, फिर बॉडी कंडेंसर से साइकिलिंग होते हुए जाके फिर उस कंडेंसर से उठता है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं चैनल के ऊपर और टिकटॉक अकाउंट पे स्पेशली, आप लोग हमें तरह तरह के सवालात करते हैं और जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के बारे में नॉलेज दें। लेकिन हमने एक सिलसिला शुरू किया है पॉडकास्ट का भी, तो जिसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिनका दिन रात काम होता है इस फील्ड से रिलेटेड, जिन्होंने अपना एक अरसा दिया है 15-20 साल 25 साल इस फील्ड के अंदर, HVAC की फील्ड के अंदर जिन्होंने दे दिए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक काम करते हो या चाहे वो चिल्लर यूनिटों पे काम करते हो, तो कोशिश ये होती है कि वो जो भी बातें कर रहे होते हैं तो उसका कुछ ना पॉइंट जो है वो बहुत काम का होता है उन बिगनर्स के लिए जो अभी अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं। बेसिकली AC रेफ्रिजरेटर की फील्ड जो है, मैं समझता हूँ कि इसमें हर किसी को आना चाहिए। अगर आप काम करते हैं तो इस काम को एज अ टाइम पास मत लें, आप इसको एज अ प्रोफेशनल लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी ज़िंदगी भी बना पाएंगे और एक बिजनेस रन करेंगे। अगर आप इस तरीके से काम नहीं करते और जस्ट आपने टाइम पास करना है तो आपका टाइम ऐसे भी गुजर ही जाएगा। ठीक है, तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं। इन्होंने एक अरसा काम किया, दुबई में भी 6 साल काम किया है, सऊदी अरबिया में भी 4-5 साल इन्होंने वर्किंग की है। ठीक है, और एज अ साइड इंजीनियरिंग लेवल पे भी काम किया। तो हम इनसे भी बातें करेंगे, इनके ओपिनियन भी जानेंगे कि HVAC फील्ड पे किस किस्म के फॉल्ट आते हैं, कौन से फॉल्ट किस किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं, और स्टार्टिंग में बिगनर्स को अगर काम करना है तो किन किन चीज़ों की, यानी कि अगर हम मेजरमेंट की बात करें, अगर हम ट्रबल शूटिंग की बात करें, तो वो सब करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम सारी बातें डिटेल से इनके साथ करेंगे। ठीक है, भाई को हम जानते हैं, इनका नाम मंसूर है, मंसूर नाम है इनका, और ये काफ़ी अरसे से HVAC की फील्ड के अंदर एक्टिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी एक्टिव है। ये आपके मॉल्स वगैरह में भी काम करते हैं। इन्होंने चिल्लर ऑपरेटिंग भी की है, साथ में इन्होंने वर्किंग भी की है, साथ में इन्होंने वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और भी बहुत सारे अप्लायंसेस के ऊपर रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम किया है। तो हम इनसे डिटेल में बातें करेंगे और साथ साथ ये वीडियो उन सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो बिगनर्स हैं, वो हमारी डिस्कशन सुनेंगे। साथ में हमारे साथ लर्नर बैठेंगे जो टेक्नीशियंस बनने के लिए आए हैं हमारे पास, जो क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप लोग में से कोई टेक्नीशियन बनना चाहता हो, कोई क्लासेस लेना चाहता हो, तो वो हमें DM कर सकता है, पर्सनल हमसे कांटेक्ट भी कर सकता है। कमिंग डेज में जल्द से जल्द हम एक ऐसा निज़ाम बनाने वाले हैं, हम अपने YouTube चैनल के रेफरेंस से और टिकटॉक अकाउंट के रेफरेंस से एक ऐसा सेटअप बिल्ड करने वाले हैं, कोर्स का आगाज़ करने वाले हैं, जिसमें जो कराची से दूर लोग हैं ना, वो भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे, जिनका रिहाइश का और साथ साथ खाने पीने का सारा के सारे एक्सपेंसेस जो है हम उठाएंगे, उनको रिहाइश भी प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देंगे। तो DM जो करेगा हमसे डिटेल में उसके हवाले से बात करेगा, हम उनको बताएंगे कि क्या पैकेज है, जिसमें हम इनको रिहाइश भी देंगे, साथ साथ हम इनको ट्रेनिंग भी देंगे और 1 टाइम इनको खाना भी देंगे। दिन में खाना खिलाएंगे, रात में ये जहाँ चाहें अपनी मर्जी से घूमना फिरना करना चाहते तो करें। ठीक है, लेकिन हम अपनी
अंडर इनको रखेंगे, दोपहर में इनको खाना पीना भी अपने साथ खिलाएंगे, साथ में प्रैक्टिकल, साथ में थ्योरी, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। और साथ में इनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त भी करेंगे। जो लोग पंजाब साइड के हों या जो लोग किसी और ज़िले के हों, ठीक है, किसी भी सूबे से पाकिस्तान के बंदा अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है हमारी क्लासेस को और हमसे काम सीखना चाहता है, तो 2 मंथ का कोर्स ही होगा। 2 महीने के अंदर हम उनको टाइम अपने पास रखेंगे। 2 मंथ के बाद इनको सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाएंगे और प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देने के बाद अगर ये चाहें तो या तो हमारे पास ही जॉब करें, अगर ये चाहें तो किसी कंपनी में जॉब करें, और अगर ये चाहें तो अब्रॉड की तरफ भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है। तो वीज़ा वगैरह जो आते हैं हमको कंपनियों के वर्क वीज़े मिलते हैं। तो अगर कोई टेक्नीशियन हमसे सीखने के बाद चाहता है कि उसको अब्रॉड जाना है तो हम उसके लिए भी उसके लिए रास्ता बना देंगे। तो मंसूर साहब से मिलेंगे और डिटेल में हम बातें करेंगे इनके साथ और पूछेंगे इनसे कि ये काम क्या है, ठीक है, और टेक्नीशियन के साथ जो डिस्कशन होगी वो सारी की सारी अपलोड करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिल सके। तो आपने ये मतलब अभी इसको इस फील्ड में कितना टाइम हुआ आपको? 3 महीने हुए या 1 साल हुआ है? अच्छा, तो अभी आप क्या करना चाह रहे हो? अभी सीखने के लिए तो वाहिद भाई ने क्या मशवरा दिया आपको? अच्छा, तो आप मुतमईन हैं? अच्छा, तो मुझे जैसे वाहिद भाई है, कोई भी है, ठीक है ना, और सबसे पहले जो ना अपना जो है ना ये सेफ्टी ज़रूरी है। हर काम से सबसे पहले आप सेफ्टी मस्ट है। सेफ्टी के बगैर कोई भी काम नहीं है। लाइफ पहले ज़रूरी है, अपनी लाइफ है तो काम है, लाइफ नहीं तो फिर आप कोई फ़ायदा नहीं है। काम तो लोग करना ही है वैसे आपको। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं, कितना टाइम आपने काम किया है? किसी के पास कोर्स किया है ना? अच्छा, इन्होंने 3 महीना उसमें कोर्स किया है। 3 महीने कोर्स के अंदर अभी आपने एक चीज़ मेरे को टोकी सीरीज के ऊपर लेके, उन्होंने इनको कंप्यूटर को चलाना भी बताया, विंडो एसी की वायरिंग से रिलेटेड भी बताया, बाकी चीज़ें भी बताई, लेकिन सिस्टम को चेक करने के लिए सीरीज का इस्तेमाल ही नहीं बताया। अच्छा, यानी उनको बस बोला कि आप डायरेक्ट ऐसे चलाना भाई कंप्यूटर ऐसे चलता है, कंप्यूटर के तार ऐसे लगते हैं, ये चीज़ ऐसे होती है, लेकिन इनको सीरीज का नहीं बताया। हमने वायरिंग किया जी जी, तो फिर मोबाइल लगा होता है वो सीधा कट हो रहा था। देखिए एक बात बताऊं, वो अपनी जगह है, मगर सबसे पहले आप कहीं भी जाओगे ना, आपसे कहीं आप इंडस्ट्रियल में जाओगे या कहीं वो इंटरव्यू भी लेगा ना इंजीनियर, आपको पूछेगा फर्स्ट इस सीरीज टेस्ट के लिए ज़रूरी है। आपसे मैं भी धोखा कर सकता हूँ, कोई दूसरा बंदा भी आपसे, आपको आजमाने के लिए कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है कि ये बंदा कितना पानी में है। आपको बोल देगा यार ये चीज चेक कर लो। अब मुझे नहीं, आपको करना है ना, आप क्या करोगे? आपको तो मैंने बोल दिया, हो सकता है मैंने न्यूट्रल फेज मिला दिया हो, आप क्या करो? आप किसी के घर पे जाके उसको डायरेक्ट चला दोगे? अब चला भी दोगे, एज अ सेफ्टी ब्रेकर होगे, वो ट्रिप हो जाएंगे, मगर कस्टमर क्या बोलेगा, यार ये बंदा गलत है, इसने तो मेरा ब्रेकर ट्रिप करवा दिया, पता नहीं आगे क्या क्या उड़ा देगा। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल ज़रूरी है, समझ गए? फ्यूज़ अपनी जगह है, फ्यूज़ की एक रेजिस्टेंस होती है, वो कितना बर्दाश्त करेगा, वो तो आगे जितना उसके अंदर होगा बर्दाश्त करेगा, वो तो आग भी लगा देगा आगे, और चीज़ों को भी जला सकता है। फिर सीरीज ऐसी चीज़ है ना कि आपको उसमें शॉर्ट का, हर चीज़ों का, लाइन आ रही है नहीं आएगी, सब आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ है, फिर सबसे पहले अपनी सेफ्टी और ट्रबल शूटिंग करने के लिए सीरीज का इस्तेमाल ज़रूरी है। सीरीज का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, अभी जो नए एसी आ रहे हैं इसके अंदर एक और चीज़ कॉमन है, अब सेफ्टी वॉल्स कितने हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट कितने डाले हुए हैं, सेफ्टी वॉल इक्विपमेंट और एक्स्ट्रा हो गए, फिर इतने सेंसर उसके अंदर दिए एक चीज से बचने वही है ना, ये जो बता रहे हैं ना, वो सेफ्टी वॉल्स इसलिए दिए हुए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सेफ्टी वॉल होते हैं, उनको जब तक आप कोई मशीन अगर प्रेशराइज करते हो तो जब तक वो सेफ्टियों को आप पीछे से अगर आप यूनिट चालू नहीं करोगे, सेफ्टियाँ ओपन नहीं होगी तो प्रेशर नहीं जाएगा। तो सेफ्टियों को ओपन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक जो से सॉलिड वाल या कुछ भी लगे होते हैं उनको सप्लाई लगेगी, तभी आपका वो अंदर प्रेशर आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। आप ऐसे ही आपने बोला कि मैनुअल सिस्टम में आपने प्रेशर डाला, वो ब्लास्ट हो गया कि प्रेशर आपका पीछे ही रोका हुआ है, उसमें आपका ही एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आपको लग सकता है, चोट लग सकती है, डेथ भी हो सकती है, नाइट्रोजन सारे हो, आग भी लग जाती है, कोई केमिकल सिस्टम में कोई चीज़ें पड़ी आ, तो ये आपके लिए नुकसान है। सेफ्टी के लिए, सेफ्टी जब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वॉल लगे हुए हैं तो उनको जाहिर बात है जब आप पीछे से कम्युनिकेशन दोगे, ओपन होगी तो आप प्रेशर डालोगे ना। हाँ, मैनुअल जैसे ये मैनुअल है, विंडो हो गए नॉर्मल पहले के आते थे, आप उनमें डायरेक्ट दो, मगर कई जगह जैसे VRF हो गए, VRV हो गए, इन सब में सेफ्टियाँ आ रही है, सेफ्टियाँ आ रही है, ठीक है ना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टियाँ।
और सेफ्टियाँ ऑन करने के लिए आपको पहले यूनिट चलाना पड़ेगा। जब सेफ्टियाँ ऑन होगी इसके बाद ही आप प्रेशर डालोगे। उसके मुतालिक ही आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाल में कौन सा कहाँ प्रेशर डालना है। नहीं तो आप किसी सीनियर से पूछ सकते हो। ये नहीं कि आपको बोल दिया यहाँ लगा दो, लिक्विड लाइन से डालो या सेक्शन लाइन से डालो या डिस्चार्ज, जाएगा तो दोनों से, मगर बेहतर यही होता है कि कोशिश करें जब बड़ा आइटम होता है बड़ी साइज से ही आप प्रेशर डालें। जब कैपिलरी साइड से आप डालोगे आपको पता है यहाँ पे बहुत टाइम लगता है और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, बहुत बारीकी मार पे, इसमें वॉल भी ब्लास्ट हो सकता है खुलने के बाद। मगर जब बड़ी चीज़ लगी हो बड़ी जगह से डाले ताकि सेफ्टी भी ओपन हो और प्रेशर भी जल्दी जाए, वो अच्छा रहता है। अभी सपोज करो मंसूर, एक बात है, आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि हमारा 5 टन का एसी है, हाँ। ठीक है, 5 टन के एसी के आउटर के अंदर गैस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी गैस नहीं है। आपने उसको जस्ट रिपेयर किया है। अब बात को और से सुनना है, आपने उसको रिपेयर किया है, 5 टन का आपका एसी है, डक्ट एसी है। अब जब आप उसको गैस डालने बैठे हो, स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्यों? या स्टार्ट मारा, फर्स्ट स्टार्ट मारते ही वो सेकंड के अंदर बंद हो गया, सेकंडों में बंद हो गया, तो अब आप क्या करोगे? आप क्या बोलोगे, मैं सर्किट खोल लूं, मैं आउटर सर्किट खोल लूं? चलाने से पहले गैस थोड़ा स्टार्ट हुआ, चलो आपने गैस का झटका भी दे दिया, 5 टन के एसी में यही होता है, गैस का झटका भी दे दिया, तकरीबन आधा किलो गैस आपने उसके अंदर डाल दी, आधा किलो गैस उसमें चली गई। अब आपने सिस्टम ऑन किया, सिस्टम चला, चल के 2 मिनट में वो हो गया बंद। जो भी आधा किलो गैस आपकी गई है बंद एसी के अंदर, उसकी एक हद है, क्योंकि पूरी तो जा नहीं सकती जब तक आपके पास खुद एक रिकवरी पंप की तरह एक सिस्टम ना हो उसके अंदर डालने वाला। हाँ। पूरी तो जा नहीं सकती। जिस तरह गैस रिकवर करते इस तरह गैस थ्रो करने वाला भी पंप है, रिकवरी पंप बोलते हैं। ठीक है, अलग भी है। अब फर्ज करें उसके अंदर लगा हुआ है लो प्रेशर सेंसर OLP, लगा हुआ है हाई प्रेशर सेंसर, सही है, HP स्विच और LP स्विच, ये दोनों लगे हुए हैं। अब LP स्विच अगर इसके अंदर लगा हुआ है फर्ज करें, तो LP स्विच का क्या काम है? लो प्रेशर को डिटेक्ट करना। जब सिस्टम ही खाली है तो वो क्या डिटेक्ट कर रहा है? लो प्रेशर। तो ऑब्वियसली लो प्रेशर उसके अंदर है, वो डिटेक्ट करके उसको बार बार क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे? भाई गैस भी तो डालनी है, 5 टन वाले एसी में हमको गैस भी चार्ज करनी है, वो तो बंद हो रहा है बार बार, अब क्या करना है? वही है ना, उसको प्रेशर के मुताबिक जो है ना LP को उसकी जो है ना हम लोग को सेटिंग करनी पड़ती है। हाँ, एक तो सेटिंग इलेक्ट्रॉनिक HP LP में इलेक्ट्रॉनिक जो छोटे आते हैं उनमें तो सेटिंग मैनुअली में भी होता है, उनमें भी और मैनुअल में तो सेटिंग है। उसमें क्या होता है, जितना आपका गैस की जो रिक्वायर्ड होगी ना LP में लो प्रेशर में, जितने जैसे आप अगर फर्ज करें एग्जांपल, अगर उसको 30 का PSI चाहिए तो आपको LP को 30 के PSI पे सेट करना पड़ेगा। और जो HP को जो होता है ना, आपको जो है ना जितना उसका डिस्चार्ज का प्रेशर है उस मुताबिक हमें उसको जो है प्रेशराइज, अगर ये आगे पीछे हुआ तो आपका कंप्रेसर बंद चालू होता है, सिस्टम बंद होता रहेगा बार बार, समझ गया। और दूसरा ब्लॉकेज की वजह से, अगर आपका पीछे से कोई कंडेंसर ब्लॉक है, चोक है, हेड प्रेशर बढ़ रहा है ब्लॉक की वजह से, तो HP बंद करेगा, और लीकेज की वजह से आपका LP बंद करेगा, LP बंद करेगा, ठीक है। अब आप चार्ज कर रहे हो, आपको पता है कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी सूरत में हम क्या स्टेप लेते हैं वो भी सुन लो। हम क्या करते हैं, उसके कॉन्टेक्टर को बाईपास करते हैं, दबाते हैं। जब हम बाईपास कर देते हैं तो अब सिस्टम क्या होता है, इंडोर से कट के चल रहा होता है, कट के इंडोर बाज होकर चल रहा होता है, जो लाइन आई है कुछ देर बाद एरर आ जाता है, लेकिन जितनी देर में हम उसको बाईपास करते हैं, प्रेशर देके दबा देते हैं ना कॉन्टेक्टर को, तो कॉन्टेक्टर होता है वो बड़ा वाला 3 फेज का, जैसे ही वो पुश होता है तो आपका कंप्रेसर डायरेक्ट हो जाता है, मैग्नेटिक रिले के लो, कॉन्टेक्टर के लो, तो वो डायरेक्ट जब होता है, इस दौरान हमको मौका मिल जाता है जल्दी से गैस डालने का, जल्दी से, जैसे ये वाला कॉन्टेक्टर है, अब ये छोटा है लेकिन 5 टन के एयर कंडीशन के अंदर ये इतना बड़ा होता है, बड़ा होगा, 3 फेज उसमें से बाईपास हो रहा है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम उसको जब दबा देते हैं तो वो क्या करता है, हमारा कंप्रेसर ऑन होता है और उसी दौरान हमको उसकी गैस क्या करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है। जैसे ही गैस हम पूरी करते हैं फिर वो LP स्विच उसको क्या करता है, बंद करना खत्म कर जितना चाहिए होगा उतना ही, उतना प्रेशर उसके अंदर हमने जल्दी से दबा के जितना हमने उसकी सेटिंग करी थी LP पे वो उतना ही गया। हाँ, वो उतना ही गया, 30 पे सेट किया तो 30 PSI पे वो कट ऑफ हो गया। हाँ, एक ये हुआ। तो ये वाले चीज भी, ये चीज भी होगी, और ऑटोमेटिक मशीन के साथ भी यही है, उसके अंदर भी सेंसर लगे हुए हैं। बाद औकात क्या होता है, जो ये वाहिद भाई बोल रहे हैं ना, इसमें RST का भी प्रॉब्लम आता है, RST का प्रॉब्लम आता है। पीछे से अगर आपका RST घुमा दिया है बिजली वालों ने, पहले जैसा था R के अंदर RST, वहाँ पे R में ब्लू लगा था, Y में ब्लैक था,
तो आपने अपनी जगह सही है, मगर पीछे से केसी वालों ने, बिजली वालों ने अपने 3 फेज से घुमा दिया सिस्टम को। तो फिर ये चीज आपको अपने सिस्टम से भी या तो घुमा ले सारा, या तो फिर नीचे से जाके आप उनको घुमा सकते हैं, बिजली वालों को बुला के उनको बोलो कि अपना केसी से ही घुमा दो। ये बात समझ आई। नहीं तो ऐसे में आपको 50 यूनिट में चेंज करना पड़ जाएगा, इतना तो आप नहीं कर पाओगे। तो आप कोशिश करोगे कि नीचे से मेन से ही घुमा दो ताकि सारा ही सही हो जाए। RST अगर के इलेक्ट्रिक ने चेंज किया है, आपके घर में लगे हुए 50 AC 5-5 टन के, हाँ 50 AC, तो अगर आप मैनुअल जाके एक AC का कवर खोल 50 AC में कहाँ करोगे, तार रोटेट करने लगोगे, टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा, अलग ख्वारी अलग होगी, परेशानी अलग तो होगी। कोशिश करो मेन से घुमा दो। आपकी मेन जो RST आ रही होगी आपको वो यहाँ से रोटेट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से करोगे तो सब पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वो सिर्फ ऐसा पता है क्या, सिर्फ आपके AC में प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी बिजली सही है। क्यों आ रहा है, हर फेस के ऊपर एक वैल्यू बनी हुई है कंप्रेसर को चलाने के लिए। R के ऊपर होगी, उसके ऊपर तकरीबन मेरे को लगता है 3.5 4.5 एनफ वैल्यूज होती है। फिर इसके बाद S के ऊपर होती है वो 2 पॉइंट होती है, यानी अप एंड डाउन रहती है, एक जैसी कभी नहीं होती है, ये होता है। अब आप यह बोलोगे यार ये क्यों, ये अक्सर कंप्रेसरों में होता है, एक जैसा थोड़ी रहता है। फिर आपको उसके लिए नीचे से चेंज कर दो, उसकी बिजली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सिस्टम चल जाएगा। सिस्टम चल जाएगा, ऐसा होता है अक्सर। हाँ मैं कंप्लेन पे गया था, वहां पर कस्टमर की शिकायत क्या थी, दोपहर तक AC सही चल रहे थे, उसके इलाके में के इलेक्ट्रिक वाले काम करने आए, ठीक है, 3 फेज घुमा दिया, वो घुमा के चले गए। R की जगह Y करके गया, Y की जगह B डाल दिया, उसके 2 डक्ट AC लगे हुए थे, बाकी 2-2 टन के लगे थे सिंगल फेज के। तो वो दोनों एसियों की आवाज बदल गए, और उसके डिस्प्ले में थर्मोस्टेट के अंदर लिखा हुआ आने लग गया E6 करके, एरर E6 आ गया। तो E6 आया, जब दोनों में सेम आया तो जाहिर है खराबी तो कोई एक में होनी चाहिए, दोनों में एक वक्त में एक साथ खराबी कैसे है। तो मैंने उसके जब आउटर को जाके साउंड चेक किया, उसका कॉन्टेक्टर दबाया गया, क्योंकि आउटर तो चल ही नहीं रहा था। क्योंकि जब बदल गया तो सेंसर ने डिटेक्ट किया भाई वो उसको नहीं चला रहा, क्योंकि पावर सप्लाई का एरर आ गया, थोड़ी देर चल के एरर, पावर सप्लाई का एरर था ये। अब जब मैंने कॉन्टेक्टर दबाया, कॉन्टेक्टर दबाते ही कंप्रेसर का साउंड उल्टा चलने लगा, समझिए, शोर करने लगा। मैंने उधर ही उसको छोड़ दिया, यानी स्मूथली नहीं चल रहा था, उधर फौरन छोड़ दिया, स्मूथली नहीं था, शोर करने लगा, बजने लगा, नॉइजी ऐसे चलने लगा, नॉइज के साथ। जब मैंने उसकी तार को ऐसे बदल के आगे पीछे किया RST को, उसके बाद क्या होने लगा पता है, कंप्रेसर अपनी स्पीड पे आ गया, स्पीड पे आ गया, अपनी बैकअप पे आया, वो यानी जैसे चलना चाहिए स्मूथली चला, हाँ जैसे चलना चाहिए वैसे चला, यानी अपनी रनिंग पोर्शन में चल रहा है। तो ये RST से प्रॉब्लम होती है। RST के बारे में कुछ बात हुई आपकी कभी इंस्टीट्यूट में? नहीं बताया। अगर आप कहीं कोर्स करते हो तो आपको ये भी बताया जाता है। अच्छा, इनके करंट लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, हाँ, इनके करंट की कुछ इंडिकेशंस और भी होती हैं, हम तो कुछ ही जानते हैं, क्योंकि एक RST हो गया, एक आपका UVW हो गया जो DC करंट के अंदर सप्लाई आ रही है, वो मोटरों में ज्यादा पाया जाता है, और सिंगल फेज हो गया जिसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन आपको बताया। हाँ, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, इसको थोड़े बड़े कमर्शियल पे जाओगे तो ये RST बन जाएगा, ठीक है, RST बन जाएगा, थोड़ा और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो UV1W हो जाएगा। UV1W जो है ना, ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल मोटर में ये डेल्टा में होता है। हाँ, डेल्टा में होता है, ये मोटरों में मतलब वो मैकेनिकल में आता है, उसमें हाँ, वो फील्ड में डेल्टा कनेक्शन वगैरह की डिटेल आप देखोगे, ये मोटरों के हिसाब किताब में, हाँ, वो मोटरों में होता है, ये मतलब उसमें होता है ना जो सबसे बड़ा एसी होता है। कंप्रेसरों में RST चलते हैं, वो 3 फेज में होते हैं, वो भी स्टार में ही होते हैं, स्टार में होता है, समझ गया। तो ये तरीकेकार होता है। अब ये इसलिए हमको जानना जरूरी है, अगर हम एसियों के काम कर रहे हैं ना, हमें सबसे पहला तो देखो मुद्दा एक ही है कि आपको सीरीज लाइन बनानी भी आती हो, सीरीज लाइन चेक करनी भी आती हो, सीरीज लाइन के मुतालिक आपको पता भी, और सीरीज अगर आपके पास नहीं भी हो ना, ऐसा आप क्या करो पता है, बल्ब ले जाओ, ठीक है ना, एक तार लगा दो, एक तार बीच में काट के आप पलट के उसमें लगा दो, आपका सीरीज बन जाएगा। सेकंड बात की इन्होंने, ठीक है, यही पलट के बीच में वो करके आप सीरीज दे दो, आप घुमा लो, हाँ, बीच में आप वो दे दो, यूनिट के बीच में एक तार डायरेक्ट कर दो, एक उसमें लगा दो, दोनों को बीच में एक प्लग में, बस आप अपना यूनिट चेक करो, बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा है, नहीं है ना, होल्डर तो है, एक बल्ब है उसमें, वो का बाईपास कर दो, हो गया कनेक्शन, वही वाला, वही सीरीज बन गया। जानते हैं वो, देख लो, जब इल्म वाले लोगों के साथ बैठते हो ना आप लोग, तो ये पॉइंट आपको सुनने को मिलते हैं, और ये पॉइंट हम खुद से बता रहे हैं आप लोग। अगर बोर्ड नहीं है तो होल्डर से कर लो, आपके पास होल्डर और एक बल्ब होना चाहिए, और बीच में एक बाईपास तार होनी चाहिए उसके लिए, एक वहां लगा, एक डायरेक्ट लगा, उसमें टच कर दो, हाँ यूनिट चेक कर रहा, बल्ब जल रहा है। मिनिमम कम से कम बल्ब जो है ना आपको जो है ना
यूनिट के वाट्स के ऊपर से देखा जाता है कम से कम 200 वाट का इस्तेमाल होता है। कम से कम 200 कम वाट, से कम 200 कम से कम 100 वाट भी नहीं, कम से कम इनफ 200 हम वाट तो 100 में भी चला लेते हैं, लेकिन 200 वो वाट आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है। उनको सिर्फ 100 वाट का क्यों लगाया है कि ए तो चेक करते हैं कि पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, काम कर रहा है नहीं का। मगर ट्रबल शूटिंग करने के लिए मिनिमम कम से कम 200 वाट का होना जरूरी है, जिसमें आपका बल्ब का जो ग्लो होता है ना कम ज्यादा, उससे आपको ट्रबल शूटिंग का अच्छा पता चलेगा कि रनिंग कम चल रही है, बल्ब स्लो चल रहा है, स्टार्टिंग ज्यादा चल रहा है, बल्ब तेज चल रहा है, उससे आपको हाँ, पता चलता 200 वाट असल में एक कैपेसिटी ताकत है। है, यानी ज्यादा रेजिस्टेंस, है। उसकी रेजिस्टेंस उसकी पता चलता रजिस्टर पावरफुल है, तो वो आपके बल्ब को ग्लो, है, कम ज्यादा में पता शॉर्टेज, चल ये सब चीजें दिखाता है। दिखाता है, 100 वॉट का नहीं दिखाता। वो एक ही जैसा दिखाएगा। 100 वॉट में हम सिर्फ क्या चेक करते हैं, इंडिकेशंस, हाँ, हमें सिग्नल दे रहा है, सिग्नल दे रहा है। क्योंकि हमें बाकी चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है ना, हमें सिग्नल मिल रहा होता ये है। लाइट अगर हाँ। मूव हो रही होती है ना, देखो आप अक्सर देखोगे मोटर वाइंडिंग वालों के पास जाओगे ना, उनके पास सबसे ज्यादा बल्ब लगे होंगे 200 वाट के। क्यों लगा के रखते हैं? उनकी अपनी वाइंडिंग चेक करने के लिए, रनिंग स्टार्टिंग स्लो जल रही है ज़्यादा जल रही है वो चेक करते हैं, या हाँ। स्लो जल रही है, ये रनिंग स्टार्ट, ये तेज़ जल रही है, ये वो लोग अपने हिसाब से चेक करते हैं। वो अपनी एक रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि बल्ब स्लो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। उनको उनके काम के मुतालिक पता है हमें ये बल्ब चाहिए। हाँ ऐसा है। अब जितने भी ये ले लो, फ्रिज ले लो, अब फ्रिज का भी आपने मुझे बता दिया डिटेल से। हाँ हाँ, देखो रनिंग स्टार्टिंग की जो है ना रेजिस्टेंस जो है ना, हम बाजू का जो है ना बल्ब से बहुत कम, 200 वाट से भी नहीं, आजकल उसके लिए एक जो क्लैम्प मीटर होता है, रेजिस्टेंस मीटर होता है, उससे हम उसकी वैल्यू चेक करते हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा है किससे क्या, उससे हम रनिंग, क्योंकि आपको पता है कि टर्मिनल कवर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये पहचानना आपका काम है। सर पीछे कर जुल्फिकार। समझ गया? तो कम से कम जिसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है ना वो स्टार्टिंग होता है, और कम से कम जो दिखाता है कॉमन आता है, उससे कम होता है रनिंग होता है। यानी 60% में कॉमन आता है, फिर 40%। अभी ये चिल्लर ऑपरेटर के बारे में भी बात कर रहे थे भाई। किसका? चिल्लर ऑपरेटर चिल्लर की का जॉब क्या? का कहा था, ऑफर था क्या? ऑपरेटिंग करना। चिल्लर ऑपरेटिंग का किया है ना आपने? हाँ, क्या करते थे उसमें, वो कुछ समझाओ। चिल्लर ऑपरेटिंग का ये होता है कि अगर आप ऑपरेटर हो ना तो हर एक घंटे में उसकी रीडिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। उसका अपना क्या बोलते हैं, आपको पीएसआई चेक करना पड़ता है, उसके तकरीबन कुछ फाइलें होती है, इनपुट स्टेटस वगैरह, कि कितना रनिंग आवर चल रहा है, ये सब कुछ आपको रीडिंग करके देना। उसका पानी का टेम्परेचर क्या चल रहा हुआ है, इन क्या है, आउट क्या है, सेट पॉइंट कितना हुआ है, एम्बियंट टेम्परेचर क्या चल रहा हुआ, ये हर एक घंटे में लॉग चेक बुक में सब आपको हर एक घंटे में लिख के देंगे। वो देखो आप ऑपरेटर, एज आ ऑपरेटर हो ना, ऑपरेटर के साथ आपको जो है ना उसकी मेंटेनेंस के लिए भी पता होना चाहिए। उसके अंदर बाद उसका सेंसर्स लगे होते हैं, फ्लोट स्विच लगे होते हैं शेल में, वो चेक करने होते हैं। अब उसके अंदर सेंसर जितने भी लगे होते हैं ना, वो एक भी सेंसर अगर एरर मार गया आपका पूरा चिलर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंसर होते हैं ना ये सीरीज वाइज होते हैं सारे, कोई भी पैरेलल नहीं होता है। कोई भी एक एरर आएगा आपका चिलर बंद ही है, जब तक आप उसको ट्रबल शूटिंग नहीं करोगे, रीसेट नहीं करोगे। माइनर एरर हो गए वो आप रीसेट कर सकते हो, मेजर एरर हो गए जैसे कोई लीकेज प्रॉब्लम हो गया, बार बार कंप्रेसर बंद हो रहा है, एरर सिस्टम बंद हो रहा है, उसके लिए फिर आप अपने इंजीनियर को बोलोगे, चाहे वो कंप्रेसर ए चल रहा है या बी चल रहा है, तो उस दौरान आप क्या करोगे कि सर ये कंप्रेसर लीकेज हो रहा है, ठीक है ना, ये बार बार बंद कर रहा है, तो आपको वो बोलेगा कि भाई आप उस कंप्रेसर का जो है ना ऑयल स्प्लिटर निकाल दो, तो आप उसको बंद कर दोगे, वहाँ से कंप्रेसर से ऑयल स्प्लिटर निकाल दोगे, तो आपका एक साइड पोर्शन बंद हो गया तो दूसरा आपका वो चल रहा है। हाँ हाँ, दोनों चल रहे होते हैं टाइम टू टाइम, और ऑटो सिस्टम पे चल रहा हुआ है। अगर लीकेज होगा तो आपका चिलर बंद करेगा बार बार, यानी एक साइड बंद करेगा दूसरा चल रहा होगा, जिसमें आपका जो है ना कूलिंग में इशू आएगा। बहुत से यूनिट एफसीयू लगे होते हैं, तो एफसीयू जहाँ लगे होते हैं वहाँ बोलेगे यार कूलिंग की शिकायत कम आ रही है, यानी कूलिंग कम हो रही है, क्यों? आपका एक कंप्रेसर बंद हो गया है ना, तो कूलिंग में फ़र्क आ गया है, तो इस वजह से आप कंप्लेन करोगे उन कि सर ये हमारा एक जो है ना ये कंप्रेसर बंद हो रहा है, इस वजह से थोड़ा कूलिंग कम हो रही है, तो अब क्या करें? तो ये आप कंप्लेन करोगे तो वो भी कंपनी के बंदों को बुलाएंगे इस चीज़ को रिपेयर करने के लिए। अगर हमारी टीम में कोई बंदा होगा इस काम को कर सकता है फील्ड वर्क में, तो वो करेगा। हाँ ऐसा ही है। समझ गया? अच्छा, इनको आपको अभी मंसूर भाई ने एक बात बोली, सीरीज और पैरेलल की, आपने 3 महीना कोर्स किया, सीरीज और पैरेलल के बारे में समझाया उन्होंने? क्या है ये भी नहीं बताया उन्होंने। गवर्नमेंट का था इदारा या प्राइवेट था? गवर्नमेंट का था। अच्छा, सीरीज पैरेलल दोनों नहीं बताया इन्होंने। देखो सीरीज, अभी मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा था कि एक बीच में हम एलिमेंट डालते हैं, तो वो बीच में से एक एलिमेंट गुजरता है,
अगर कोई भी खराबी आती है या कोई भी हादसा होने वाला होता है एलईडी में होता है। हाँ, वो एलिमेंट उड़ जाता है। जैसे मैं बल्ब के अंदर आपको पता है एक तरीके का तार है, सही है, विच कॉल्ड सीरीज में हम जब यूज करेंगे कुछ भी अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो ये तार क्या होगा सबसे पहले, भाई ये देखो ना, तार क्या होगा, ये देखो, ये एक हो गया, ठीक है, ये देखो दो ये। हो गया, ये तीन हो गया, ठीक है ना। अगर आप इनको मिला दोगे ये सारा, ये इस हीटर के साथ मिला दिया, ये इस हीटर के साथ मिला दिया, ठीक है, यहाँ से लाइन दी, यहाँ से न्यूट्रल दे दिया, ये सीरीज हो गया। अगर आप पैरेलल करोगे तो पैरेलल में क्या होगा, ये एल एन, ये एल एन, ये एल एन, तो इसके लिए आप एल को एल के साथ मिलाओगे, एन को एन के साथ मिलाओगे, एल को एन के इनके साथ, ये पैरेलल बनता है। हाँ, पैरेलल जो भी चीज काउंट होगी ना, ये सीरीज में आ गया, ये पी पैरेलल में चलता है। हाँ, ये होता है। इन शॉर्ट, अगर आपका एक भी खराब हो गया तो कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ, सीरीज में एक भी खराब है, सेंसर बीच में से डिटेक्शन खत्म हो गई या खराब हो गई, वो पूरा आगे जो चैन चल रही है वो बंद हो जाएगी। हाँ, पैरेलल में नहीं होता है, और पैरेलल में इसलिए सेंसर्स नहीं लगते क्योंकि अगर पैरेलल में न्यूट्रल फेज लगाएगा तो वो सिस्टम को डिटेक्ट कैसे करेगा। भाई एक सिस्टम है, इसको मैंने न्यूट्रल फेज पैरेलल में दे दिया है, ये पैरेलल में मिलता है तभी चलता है ना, ये तो सीरीज में नहीं है। कॉन्टेक्टर तो सीरीज में नहीं चलता, इसको तो अपन सिग्नल के साथ दे देते हैं, पैरेलल कनेक्शन है। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो इसका सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होता है कि ये कंप्रेसर को तब सेफ्टी प्रोवाइड करेगा जब लोड आएगा, इसके अंदर एक कॉइल है छोटा सा, उसके ऊपर से करंट गुजरता है तो फ्लो कम हो जाता है। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का काम करता है, मैग्नेटिक कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल क्या करती है उसको कम कर देती है, ऐसा होता है। अगर ये ना हो तो कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होना है या लोड आना है तो आपके इंडोर की पीसीबी उड़ जाएगी, चीजें उड़ जाएगी। तो ये न्यूट्रल फेज के साथ चल रहा है। दरअसल ये जो कॉन्टेक्टर होता है ना, अगर हमारे स्प्लिट यूनिट में अगर 3 तार होती है, ठीक है ना, लाइन, न्यूट्रल और एस यानी कम्युनिकेशन, जो 3 मिनट के बाद सिग्नल देती है, जो इस कॉन्टेक्ट को सप्लाई देगी, तो इसका काम है आगे आउटर को ऑन करना, ये होता है। अगर हम इसको डायरेक्ट देते हो तो डायरेक्ट चलता रहेगा, वो 3 मिनट के बाद जो वहां से कनेक्ट सप्लाई आएगी इसको देगा, तो ये A1, जब चाहे A1 चाहे A2, ये A1 न्यूट्रल, A2 आपका फेज, चाहे आप उसको A1 को न्यूट्रल करो चाहे वो आपके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे फर्क नहीं पीछे पड़ता। से जो कमान आएगी वो एक तार आपकी लगेगी सीधी A1 के, लेकिन ये पैरेलल कनेक्शन है, A1 में लगेगी। न्यूट्रल और फेज दोनों मिलता है। अगर ये मेरा सेंसर है तो मैं इसको न्यूट्रल और फेज दोनों नहीं दे सकता, फिर मैं इसको सीरीज में चलाऊंगा, यानी एक तार यहाँ लाता हूँ और यहाँ से निकाल लेता हूँ उसी एक तार को, यानी सेम तार को सीरीज में यहाँ से निकाल के दूसरी जगह से बाहर करता हूँ। न्यूट्रल का इसमें काम नहीं है, तो ये होता है सीरीज कनेक्शन। वो भी किसमें, सिर्फ कॉन्टेक्टर के। ये तो कॉन्टेक्टर की बात हो रही है ना, हम तो सेंसर्स की बात कर रहे हैं। ये सीरीज में नहीं लगते, ये नहीं, क्योंकि इसने कॉइल इसके अंदर 220 वोल्ट पे होती है, 24 वोल्ट पे होती है, 48 वोल्ट पे इवन होती है, ये पैरेलल में ही लगता है। अभी इसमें जो है ना A2 या A1 में आप यहाँ से न्यूट्रल बाईपास कर दोगे जो पीछे से आ रहा है, मगर जो सिग्नल टाइम आता है ना, जो एस यानी 3 मिनट के बाद जो सप्लाई आती है वो आप A1 में डालोगे, ऐसा ही है, समझ गया। तो वो इधर अपना कॉइल को कनेक्ट सप्लाई मिलेगी, 3 मिनट के बाद मैग्नेट पकड़ेगा, आपका कंप्रेसर चालू हो जाएगा, ये होता है। समझे? अगर ज्यादा करंट आ जाता है तो ये लोड के हिसाब से बना हुआ है ना सारा। अगर ज्यादा करंट आ गया, फर्स्ट करें कॉन्टेक्टर में ज्यादा करंट आ गया, उससे नहीं, वो लोड के ऊपर वो डिपेंड किया होता है। देखो दो कंपनी के चीज ऊपर। है, 220 पे 220 पे एक्टिव हो रहा है। अगर ज्यादा करंट आया, फर्स्ट करो 400 वोल्ट आ गया, 400 वोल्ट तारों में से गुजरेगा ना, तो जब इसकी कॉइल में से गुजरेगा उसको जला देगा। वो उस पे फिर दूसरा मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट लगा हुआ यही है ना, आप एज्यूम करेंगे यही लगा हुआ है और ज्यादा गुजरा तो वो कॉइल क्या करेगा, जल जाएगा। हर चीज का जो है ना एम्पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, वो एम्पेयर के ऊपर बना हुआ है। और ये चाहे कॉन्टेक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे आपके और चीजें हो, लोड के ऊपर आइटम्स डिपेंड होते है, सब लोड के हैं, ऊपर। इन सब की अपनी एक कैपेसिटी होती है, पावर, ये उसके हिसाब से लगता है। अब Power मिसाल के लो, ऊपर आपने भी मेरे को बताया था 1415 का कंप्रेसर होता है, 16 का होता है, तो अब मैं 14 के फ्रिज के साइज के अंदर मैं 16 का कंप्रेसर लगा दूं और मैं बोलूं नहीं, मैं कसम उठाता हूं कि आपको कूलिंग मिलेगी, तो फजूल बात है ये। क्यों कसम उठा रहा हूं भाई, 14 साइज का फ्रिज 16 का क्यों दे रहा हूं आपको, तो मुझे 14 के साइज का 14 HP का आपको कंप्रेसर देना पड़ेगा, तब तो काम करेगा उसके अंदर। कंडेंसर और एवापोरेटर उसी से सब में फर्क आ जाएगा ना। करने को कर सकते हो, मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है, कंडेंसर निकाल के आपको 160 40 लगानी अच्छा पड़ेगी। ये एक हुआ था, अच्छा एक हुआ था कंपनी वाला, एक डाउलेंस का फ्रिज था,
डाउलेंस के फ्रिज के ऊपर कंपनी वाले ने काम किया था। मैंने क्लाइंट को केस फॉल्ट बताया था कि भाई इसकी इंटरनल लीक है। इंटरनल इनको नहीं बॉडी पता होगा, बॉडी बॉडी पाइप को इंटरनल पाइप बोलते जो हैं, आपके body डोर अंदर के होता है। नीचे जो पट्टी कंडेंसर चलता है ना, हाँ, गर्म होती है जो, तो वो body, लीकेज, उसको इंटरनल बोलते तो हैं। मैंने जब कहा इंटरनल लीकेज है तो हम इसको रिपेयर करेंगे, और रिपेयर के मैंने उसको 10,000 की कॉस्ट बताई, जिसमें इंटरनल लगाऊंगा, गैस चार्ज करूंगा, एडिशनल जाली, सब चीज एडिशनल हाँ। जाली। तो उन्होंने कहा नहीं ज्यादा है। कंपनी वाले ने तो 5,000 बोले। काफी थोड़ी टाइम पुरानी बात ठीक है। अभी की नहीं। तो मैंने बोला ठीक है आप करा लें, लेकिन मैं तो 10,000 में करके दूंगा आपको। कौन से साइज का फ्रिज था? फुल साइज का 1.4 का कंप्रेसर लगा हुआ था। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, कंपनी बोला अभी 1 घंटे में करके चला गया, आपने तो मेरे को 10 बोला था, 5,000 भाई ने लिया और चला गया, वो कितने दिन कोई चला? पाइप नहीं लगाया। अच्छा। मैं बोला है हाँ। कोई पाइप नहीं लगाया? बोला नहीं। शिकायत कब आई? मैंने बोला चलो मुझे दिखाओ। मैं घर गया, उसका जो ड्रायर लगा होता है ना फ्रिज का, वो आग की तरह गर्म, यानी गैस जो आपकी लिक्विड बननी है, जो गुजर के लिक्विड में तब्दील होनी है, फिर उसको कैपिलरी में जाना है, फिर आगे जाके लिक्विड फॉर्म में तब्दील होना चैम्बर है में। तो वो तो आग बन रही है फिल्टर के अंदर ही। ठीक है। हाई गरम सुपर हीट में कन्वर्ट होके जा रही है, इतनी हाई बन रही है यानी फिल्टर। उसने बाईपास, उसने तो वो उसने जो भी इंटरनल काटी, उसने उसके बदले का पाइप नहीं लगाया, यानी उसने बस वो सोचा कि ये चल जाएगा तो और चल भी रहा था, फ्रिज चल भी रहा था, और कूलिंग वूलिंग सब दे रहा है वो यार। लेकिन कहने का मकसद है दिस इज रॉन्ग, प्रेशर बढ़ रहा है, दिस इज रॉन्ग। सुपर हीट बढ़ गया। अब सुपर हीट का जो एम्बिएंट उसके अंदर बढ़ा ना, अब उससे बहुत सारे हादसे हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकता है, चैम्बर फट सकता है, चैम्बर फट सकता है, आपका ड्रायर फट सकता है, आग लग सकती है, बहुत सारी चीजें। तो टेक्नीशियन को ये नहीं करना चाहिए था। देखो अब जो पाइप काटा है उतना पाइप लगाना भी पड़ेगा। अब बॉडी के अंदर नहीं भी नहीं, ऑलमोस्ट 10, 15, 20 फुट पाइप होता है ना, ऑलमोस्ट 10, 15, 20 फुट पाइप, 25 फुट, 30 फुट पाइप, कम से कम 20 फीट। तो 30 फुट का पाइप आप उसके अंदर से काट देते हो, 1.4 का कंप्रेसर लगा हुआ है। हालांकि एज वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, वो कम से कम जो वो जाली का जो साइज बनता है ना, वो 1.6 बनता है। हाँ 1.6 की जाली लगनी है उसके अंदर, और 1.6 इतना पाइप काटा है आपने। 1.6 में वो आप पूछो कितने फीट पाइप लगे होते हैं कंडेंसरों में? हाँ। इतना ही, यही 25 फुट के अंदर ही होता है। इतना ही होता है ना, 30, 25, तो 35 उसने फुट होता है। जब उसने वो 25 फुट पाइप कम कर दिया, आप खुद तो कंपनी पागल तो नहीं होगी, वो हिसाब से कैलकुलेशन करके ही दिया है ना उस सिस्टम को, कि कंप्रेसर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे चले, ज्यादा हीट ना हो। हर चीज की लेबोरेटरी में टेस्ट हुई होती है चीजें। अब उसका कंप्रेसर तो वही साइज का है, गैस भी तुम्हारी ले रहा है, लेकिन जो उसकी कैपेसिटी थी, जितने थ्रो के साथ उसको मूव करना था, स्मूथली चलना था, उसने उसकी टांगे काट दी। अब वो कम पाइप में जब चलने लगा तो हीट ज्यादा जनरेट करने लगा, कंप्रेसर का पंप बैठ जाएगा, पंप भी सबसे पहला नुकसान। दूसरा हादसा कोई भी हो सकता है, नो डाउट कि क्या हो। और कैपिलरी इतनी बारीक बार की जितनी जर्स होती है कि हो सकता है आपका ड्रायर भी फट सकता है। कैपिलरी तक आपका गैस का प्रेशर फ्लो करने से पहले वो वेपर को चेंज कर चुका हो लिक्विड में। आपने देखा होगा फ्रिज का जब गैस चार्ज होता है, तो फ्रिज का जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो कंडेंसर के कुछ पाइप गर्म होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आखिर के पाइप तक वो जो शुरू में गर्म होता है ना, वैसा गर्म नहीं रहता। वो आहिस्ता उसकी गर्मी क्या हो जाती है, वेपर कम हो जाती है। फिर वो अंदर जाके और जब कैपिलरी तक पहुंचता है तो बिल्कुल ना होने के बराबर गर्म होता है, और फिर वो कैपिलरी में दाखिल होता है। फिर वो चेंबर में अंदर जाके, अब जो स्टार्ट का पाइप गर्म है वही फिल्टर के अंदर गर्म है, तो मुझे बताओ तकलीफ तो होगी ना। गरम गैस देखे कभी भी आपका जो फ्रिज होगा ना, फ्रिज कंडेंसर के स्टार्टिंग में 2 कंडेंसर के पाइप पहले गर्म होते हैं, इसके बाद नीचे जाके आपका बॉडी कंडेंसर गर्म होगा, फिर बॉडी कंडेंसर से साइकिलिंग होते हुए जाके फिर उस कंडेंसर से उठता है, फिर ड्रायर में आके फिर वो चेंबर में इन होता है। इसने क्या किया, बाईपास किया, इसने डायरेक्ट कर दिया कि सारी जाली एक साथ डाल दी। अब हम लोग कमर्शियल वे पे यूज करते हैं सुपर हीट और सब कूल को, ये क्यों जरूरी है? ये जो बता रहे थे अभी मंसूर भाई आपको कि उसके सेंसर्स में हम उसका वो भी चेक करते हैं, पानी का क्या मामला हिसाब किताब चलता है, किस तरह वो सेंसर उसको बता रहे कितना ठंडा पानी गुजरा, चिल्ड वाटर में पानी कितना ठंडा जा रहा है, कितना वापसी आ रहा है, ये सब चेक करते हैं। किसी में 7 पे सेट किया होता है सेट पॉइंट, और नीचे जाते जाते वो तकरीबन 8 और 9 के दरमियान पहुंचता है। तो इसी को सब कूल कहते हो ना। आप क्या किस तरह डिटेक्ट कर रहे हो? सब कूल ये है, यही है। अब नीचे अब एक मॉल वाला बोल रहे हैं यार मेरे यहाँ कूलिंग नहीं आ रही है। अब वहां पहले पहुंचिए जहाँ स्टार्टिंग में पहुंचता है, जहाँ इसकी टनिंग ज्यादा होती है, जब चिल्ड ऊपर से पानी आहिस्ता, जब हमने सेट 7 पे किया तो आते नीचे आते हम वहाँ पहुंचते तकरीबन 8 और 9 के दरमियान पहुंचते इतना ही रहता है, मगर टाइम लगता है हर चीज में कूल आने में, क्योंकि फ्लोर है ना। आप देखो ना टनिंग भी ज्यादा आ रही है, पाइपिंग की 90 ज्यादा बनी हुई है, कहाँ जा रही है।
तो जहाँ स्टार्टिंग पहले मॉल में शॉप में पहुंचा, बोलेगा मेरे पास तो पहले पहुंचा, तो तुम्हारा स्टार्टिंग था ना, अब आगे टर्निंग ज्यादा है ना, तो पहुंचते पहुंचते 8-9 बनता है वो पानी का पॉइंट टेम्परेचर। अच्छा, ये बेसिकली देखो चिल्लर ऑपरेटर हो ना, अब चिल्लर ऑपरेटर को बेसिकली रखा इसलिए जाता है कि चिल्ड वाटर जो कूलिंग टावर भी होता है और एक दूसरा डीएक्स यूनिट होता है, तो इनके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दो किस्म की मोटर्स होती हैं, जिसमें आपके सेमी एरोमेटिक कंप्रेसर यूज होते हैं। तो कंप्रेसर भी एक नहीं होता है, साइकिल होते हैं, ए बी सी डी, चार भी होते हैं समटाइम। तो इसलिए होते हैं क्योंकि अब बेक वक्त नहीं चलते, टाइम टू टाइम एक दूसरे को रिलैक्स करते हैं वो, हाँ क्योंकि सिस्टम ही इतना बड़ा है। अगर आपका ये एक कंप्रेसर है, छोटे यूनिट में तो एक ही कंप्रेसर चलेगा, रूम को चिल करेगा और बंद हो जाएगा। जो मॉल्स हैं उसका क्या करोगे आप, कमर्शियल में क्या करोगे आप, आपको 8-8, 10-10 कंप्रेसर भी वहां लगे हुए होंगे, वो एक बाय एक करके चल रहे भाई, होंगे। सब में सेफ्टी रिले, सबसे सेफ्टी प्रोटेक्शन लगी होती है, और हाँ वो ऑटो के हिसाब से होता है, जितना उनका टेम्परेचर पूरा हो गया ऑटो हो जाता है तो कंप्रेसर को रेस्ट मिल जाता है, फिर थिंग में जब उनका टेम्परेचर कट जाता है वो चालू हो जाता है अपने। जैसे डीएक्स यूनिट आ रहे हैं हमारे, हाँ। डीएक्स यूनिट का भी क्या, हवा से ठंडा होने वाला उसका कंडेंसर होता है, ऐसा वो हवा से, कुदरती हवा से ठंडा होता है कंडेंसर डीएक्स यूनिट के अंदर। लेकिन जो चिलर यूनिट दूसरा आता है वो कूल चिल वाटर, उसका पूरा एक प्लांट बनाना पड़ता है ऊपर छत पर, कूलिंग टावर, उसको वहां से ठंडा किया जाता वो है। पानी का वो पूरा सिस्टम बना होता है, मोटरें लगी हाँ। होती है, पानी से ठंडा करने वाला है। मोटरें 8-8 नहीं, 20-20 मोटरें होती है, जितना बड़ा सेटअप होता है उतनी मोटरें, 10 मोटरें एक वक्त में काम करती है, 10 मोटरें सेकंड टाइम में काम बाद करती होगा है, सब प्राइमरी अपने और अपने अपने सेकेंडरी। जो ना सेफ्टी प्रोटेक्शन, ये फ्लोट स्विच वगैरह सब लगे और होते यही काम आपका चिल्लर ऑपरेटर का होता है। हैं। और है चिलर कब ऑपरेटर, कौन सी मोटर चलानी है, चिलर ऑपरेटर का काम ये भी होता है कि जाहिर है उसको वहाँ पे अपना वीएफडी पंप भी ऑन करना है, चिलर पंप, वीएफडी पंप को भी ठीक है, देखेगा। वीएफडी पंप देखेगा। बाद होगा तो उसमें अगर प्रेशर डाउन हो गया, वो 20 psi डाउन हो गया, पानी कम हो गया। पानी कम क्यों होता है कि बाद होगा नीचे जो है ना कुछ प्लांच लीक हो जाते हैं, कुछ फ्लो अपना हम लोग पर्चिंग छोड़ सर्विस करने जाते हैं तो पर्चिंग छोड़ देते हैं, खोलते वक्त हम उसको बंद नहीं करते, तो पानी जब ज़ाया होता है ना तो सिस्टम में पानी की रिक्वायर्ड कम होती है, तो हमें एडिशनल पंप चलाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं अपना पंप मोटर। वो पानी के लिमिट को पूरा, पानी के फ्लो को पूरा करता है। इसके बाद जैसे ही हमारा वो 20 psi अप हो जाता है, इसके बाद हमें वो मोटर ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट या आधा घंटा चालू करनी पड़ती है, हमें बंद करना पड़ेगा। क्यों, हम उसको कंटिन्यू नहीं चलाएंगे, पानी की लिमिट कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, या तो नीचे से प्लांच लीक है, या तो आपने कोई पर्चिंग खोल के आ गए हो, भूल गए हो बंद करना, ऐसा बहुत मसले होते हैं। वैसे पानी की शिकायत नहीं आनी चाहिए कमी की, पानी जितना आपका उसमें रिक्वायर्ड होती है उतना ही ये वो साइकिलिंग करता है। लीकेज की वजह से ही ये पानी जब कम होता है ना तो लीक की निशानी होती है, या तो फिर आप कोई पर्चिंग खोल के अब आ ये गए। पानी कम होना जो बता रहे हैं ना, ये जैसे ही आपकी गैस कम होती है, लीकेज होता है तो गैस कम होती है, बगैर इसके भी हो जाती है, लीकेज की वजह से होती है। तो जो चिल्ड वाटर यूनिट होते हैं, बड़े यूनिट प्लांट जो होते हैं, इनके अंदर भी एफसीयू यूनिट लगा हुआ होता है। शेल्फ के हाँ, थ्रू जो उनके पानी अंदर जो शेल्फ है। और दूसरी बात, उसके अंदर एचयू यूनिट लगा हुआ होता है। एचयू यूनिट, एफसीयू यूनिट या किसी किस्म का भी पानी गुजरने वाला यूनिट उसका दिया हुआ है अगर, तो उसके अंदर से पानी गुजर के जा रहा है, तो उसमें भी कॉपर ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग, कॉपर के पाइप हैं, हाँ शेल होता है उसमें पानी भराता है, पानी गुजरता है उनके कॉइलों से। हाँ, यानी जो स्प्लिट एसी के प्लांट इंडोर से से आपका जाके फिर गैस इसके गुजरता बाद जो है है, ना हम लोग की पाइपिंग होती है ना, निप्पल्स हाँ। लगे होते हैं सब जगह। ये ठीक है। अब उसमें से कॉपर ट्यूब में से पानी गुजर रहा होता है, ठीक है, तो वो जो पानी गुजर रहा होता है तो वो कॉपर ट्यूब भी खराब होके लीक होती है। जहाँ लीक मारता है तो वहां से पानी की कमी करना शुरू हो जाता है। और कुछ गलतियां हमारी क्या होती है, जब हम जाया होता है। कॉपर ट्यूबों से जब पानी साइकिलिंग करती है ना, हम सर्विस करने जाते हैं ना, तो बाद बोलते हैं कि यार यहाँ पे कूलिंग अच्छी नहीं। हम क्या करते हैं, हम बोले थोड़ी पर्चिंग खोल के आओ, कुछ कचरा वचरा होगा कॉइल से निकल जाए, हाँ, फिल्टर में आ जाता है। अब हमने किसी एक हेल्पर को भेज दिया, हम अपने यार ये बंद करके आएगा, पर्चिंग बंद कर देना थोड़ी सी खोल के। अब वो बंदा गया, उससे पर्चिंग खोल के तो आ गया, बंद करना भूल गया। अब ऊपर सिस्टम में पता चल रहा है यार पानी क्यों कम हो रहा है, कहीं कोई पर्चिंग छोड़ के तो नहीं आए हो, बंद तो नहीं भूल गए हो क्या। तो अक्सर बंदे ये भी करके आते हैं, पर्चिंग छोड़ देते हैं खोल, बंद नहीं, उसको आप बंद करके आओ ना, तो पानी स्टोर रहे ना, पानी स्टोर रह नहीं रहा, ऊपर से आप पंप चला देते हो, और पानी जा कहाँ रहा है। पानी का काम है वो साइकिलिंग करना है, सिर्फ कम नहीं होना है। कम क्यों हो रहा है, या तो आप पर्चिंग छोड़ दिए, या कोई आपका पाइप से प्लांच लीक है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो हो सकती हैं। इसीलिए इस चीज को हम लोग का काम है कि इस चीज को सेफ्टी से काम करें, कि हमारे काम से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा काम हम ना करें। अच्छा, एक और इसमें चीज होती है, फर्ज करें ये भाई हैं, ये किसी सिस्टम में 4 साल से काम कर रहे हैं और इनका प्रोजेक्ट का टाइम हो गया पूरा,
अब कंपनी जिसके पास सिस्टम लगा हुआ है अब वो नए लोगों को हायर कर रही है, तो अब इनकी जिम्मेदारी होगी आपको ये 1 महीना ट्रेनिंग देंगे अपने काम छोड़ने सपोर्ट से करना पहले। है आपको। अब ये आपको सिस्टम के हवाले से गाइडेंस देंगे, गाइड करेंगे कौन सी चीज कहाँ है, कैसे है, चलाना है, sensors क्या है, करना है। बीएमएस सिस्टम एक्चुअली काम किस तरह कर रहा है और ये किस तरह ऑपरेट कर रहे थे, ये अब आपको 1 महीना ट्रेनिंग देंगे। आप बेशक कारीगर हो, आप बेशक प्लांट ऑपरेटर हो, लेकिन प्लांट डिफरेंट वे पे होते हैं, कोई अलग कंपनी का होता है, कोई डिफरेंट कंपनी का यानी होता है, आपको फिर इस करना जगह के क्या, हिसाब आपको किताब ये अलग नहीं है। कि आप यार एक नया बंदा आता है तो पुराने जूनियर सीनियर बंदा जूनियर को बताएगा कि सीनियर तुमने क्या अभी इसको जूनियर को बताओ, हाँ ऐसा ही है। ये होता है। तो हमारी फील्ड में भी यही है, और वो तो खैर बड़े यूनिटों की बात है, लेकिन हम सिर्फ छोटों की बात भी करें ना तो स्प्लिट एयर कंडीशन देखो, इसमें क्या है, आपको सीखना है काम। एक आपका एसी है, एक विंडो एसी। अब इनके टाइप्स की बात कर लो, विंडो टाइप है, पोर्टेबल टाइप है, आपका फिर स्प्लिट टाइप है, फिर डीसी इन्वर्टर्स है वो भी स्प्लिट टाइप है, इसको वॉल माउंटेड बोलते हैं हम। डक्ट आते दीवार हैं, पे लगता है। वीआरएफ आ गया, डक्ट टाइप आ गया, डक्ट एफसीओ आ गया, कैसेट सब टाइप आ आते गया। हैं, कैसेट तो है। ये है सब एक जैसे, इनके टाइप्स अलग अलग हैं, शेप काम अलग अलग है, काम एक ही है सबका करना। साइकिलिंग एक ही है। हाँ हाँ, कूलिंग और ही है। ये कैसेट यूनिट तक और डक्ट एसी तक मैं आपको बताऊं ये डोमेस्टिक यूज है, हाँ। ये घरों में लगते हैं। हम्म। अगर इससे बड़े पे आप जाओगे तो कमर्शियल यूज में आ जाएगा, और फिर वो भी कोई मुश्किल नहीं है। डक्ट एसी बड़े 5-5 टन के, 8-8 टन के भी आपको मिलेंगे। आपके बजट के ऊपर है सारा। जैसे जैसे लोग अपने बड़े यूनिट लगाते हैं आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन उनको चेक करने के लिए आपको सेफ्टीज देखनी है कि इसमें एचपी स्विच कितने हैं, एलपी स्विच कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। वैसे एलपी स्विच कंप्रेसर के सक्शन लाइन में लगा होता है, क्योंकि सक्शन लाइन में से प्रेशर को डिटेक्ट लो। करता है, ठीक है, लो वहां से दिखाता है। हाँ। और एचपी स्विच कंप्रेसर हाई, के हाई पे लगा होता है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज लाइन में, ठीक है। तो वो इसलिए होता है। बीच में एक वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, उसके अंदर भी यही था कि इतने सारे सेफ्टी स्विच लगे हुए थे कि वो बंदा कहता है मुझे कंप्रेसर के कनेक्शन चेक करने और मैं जा नहीं सक रहा, ये तोशिबा का यूनिट है, और बोला काम करूं तो कैसे करूं, इतने सेफ्टी स्विच। उसके अंदर वीडियो मैंने अपलोड की हुई, अपने चैनल पे भी की थी, तो वो आप वीडियो देखो। तो बंदा वो गाली भी दे रहा है, यार ये क्यों हो क्या रहा है भाई, कि हम इसमें एक टेक्नीशियन काम कैसे करेगा जब उस तक पहुंचेगा ही नहीं, कंप्रेसर ही तक नहीं पहुंचेगा। बाज़ औक़ात क्या होता है जब ये इंस्टॉल होता है ना यूनिट, तो कंपनी तो लगा के चली जाती है, हमारे बंदों की भी लापरवाही क्या होती है कि जो तारें लटक रही होती है उन सेफ्टियों का प्रॉपर तरीके पे केबल टाइनिंग करनी चाहिए ना। आप केबल टैग तो बांधो कि बंदा नीचे जा भी सके, कोई काम करे। तारे लग रहे, अब आप डरोगे कि यार कोई भी एक सेंसर हिल गया तो पूरा यूनिट ही बंद हो जाए। अच्छा फर्ज करें मिसाल के तौर पर, ये इनको ये समझाओ कि फर्ज करें एक बड़ा यूनिट है 20 टन का, हाँ 20 टन को मेरे को प्रेशर देना है, तो क्या मेरे लिए बेहतर है कि प्रेशर अपने एक छोटे कंप्रेसर से दूंगा, या क्या प्रेशर के लिए इस्तेमाल करूंगा, ये बताओ इनको जरा, हाँ क्या होना चाहिए। भाई ये बोल रहे हैं कि 20, बात हाँ है। समझ गया। वो बड़े प्रेशर के लिए हमने वो भाई वैक्यूम पंप आप इस्तेमाल कर रहे हो 20 टन एसी में, हमने पंप देखे थे, वो करंट वाले होते हैं, उसके उससे भी प्रेशर देखते हैं, तकरीबन 450 PSI था। कितना बड़ा यूनिट था वो, कितने टन का था? नहीं था, वैसे इस्तेमाल के लिए होता था। नहीं मतलब किस चीज में डाल रहे थे देखे वो सारा हमने रूपी वाले कंप्रेसर देखे मेरी बात सुनो। प्रेशर किस में डाल मेरी रहे बात थे सुनो। प्रेशर, हाँ। हम जो अपने काम से रिलेटेड डोमेस्टिक जो भी हो या कमर्शियल करते हैं, ये वो इनका कहने का ये मतलब है कि एज अगर हमारा यूनिट 10 टन से ऊपर है या 20 टन के करीब है, ठीक है, अब नॉर्मली 1 टन 1.5 टन 2 टन 2.5 टन या 4 टन भी इनफ है। आप समझ लो आप पिस्टन कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर से प्रेशर दे सकते हो, मगर HP जैसे टन के हिसाब से अब आप देखा जाए कि आपका 10 टन से ऊपर जा रहा है, 8 टन से लेके फिर आप 20 टन पे जा रहे हैं, तो आप उसमें इतना सिस्टम कंप्रेसर में प्रेशर तो है ही नहीं। वो 350 से 400 PSI होता है, उतना बहुत जान लेगा, बहुत टाइम लगेगा प्रेशर। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर नाइट्रोजन का यूज़ करना है, हाँ नाइट्रोजन यूज़ करेंगे प्रेशर के लिए। बड़े सिस्टम में, इंडस्ट्रियल में, कोल्ड स्टोरेज में या चिलर में, कहीं भी कंडेंसर आइटमों में हमें नाइट्रोजन यूज़ करनी है। फर्क समझ आया क्या है, उधर लाइनिंग ज्यादा है, कॉपर पाइप ज्यादा है, हाँ। यूज ज्यादा है। आप बेशक रूटरी लगाओ, हाँ प्रेशर रूटरी से दो, चलो 20 टन का एसी आप रूटरी से कंप्रेसर दो, रूटरी से प्रेशर दो, कंप्रेसर स्टार्ट किया रूटरी 5 घंटा भी चलेगा, प्रेशर पूरा नहीं होगा, और प्लस वो इतना गर्म हो जाएगा कि उसकी वाल प्लेट ही टूट जाएगी, आधे घंटे में वो हो सकता है, वो 20 मिनट में ट्रिप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो गया लाइनिंग ज्यादा है इसलिए सर, बड़े लाइनिंग। हाँ इसलिए हम उसके लिए नाइट्रोजन यूज करते हैं। नाइट्रोजन छोटे से देंगे तो छोटे में प्रेशर उसमें पाइप ही कितना है, पाइप ही कितना है, जी सर। यही होता है नाइट्रोजन का इस्तेमाल यानी करते 10 रूटरी कंप्रेसर भी लगाओगे ना, आपका उस प्लांट के अंदर, उस सिस्टम के अंदर प्रेशर टेस्ट नहीं हैं। होगा। यानी इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी यूनिट लगे हुए ना बड़े बड़े, चाहे वो कोल्ड रूम या कोल्ड स्टोरेज हो गए
ये चिलर हो गए, उनमें नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल तो होगा नाइट्रोजन- और वहाँ पे आपको मिलेगा ही नाइट्रोजन। हाँ, सबसे बेस्ट वे ये है, आपको प्रेशर नाइट्रोजन से, और और कितना नाइट्रोजन देना है? और नाइट्रोजन को 200, 300, हाँ है ना, 150, बस यही है, यही इससे ऊपर कोई नहीं जाता। इससे ऊपर नहीं देना। 200 इनफ। नहीं, आवाज नहीं आएगी, छोड़ दो। हाँ, और नाइट्रोजन का महंगा प्रेशर podcast है ये। कभी भी है, नाइट्रोजन podcast का है, अगर पूरी बंदा upload होगी वीडियो प्रेशर ये। डालता है तो नाइट्रोजन का प्रेशर हमेशा जो है ना हाँ, तो कम मैं से काट कम दूँ बस। इस्तेमाल, मतलब हमेशा वाल का इस्तेमाल आराम से खोलो, कभी भी नाइट्रोजन का जो है ना वाल स्पीड से नहीं खोलना। जिस टाइम अगर आपने वाल स्पीड से खोला तो आपके लिए भी हादसा हो सकता कैमरा है, और आएगा जहाँ ना आप हमारे। बैठे हो वहाँ भी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि वॉल, उसके आगे के निपल्स वगैरह पूरा सिलेंडर आपकी जानलेवा भी हो सकता है और वहाँ भी आपका एक्सीडेंट कर सकता है। हाँ, नाइट्रोजन से प्रेशर डालना कोई इतना आसान नहीं है। हमेशा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करो। सबसे पहले आप अगर चिलर में प्रेशर डाल रहे हो तो आप अपने पैरामीटर को चेक करें कि आपने जब नाइट्रोजन का पीएसआई हल्का सा खोला है तो अपने पैरामीटर में कहाँ से कितना % चलना शुरू हुआ है। ये नहीं कि आप भाग रहा हो स्पीड से, फौरन नाइट्रोजन आपने फुल खोला, कम करो, आराम से मिली, 2 मिली, 3 मिली, 2 मिली के हिसाब से वो चलना चाहिए। मैं इसको क्या बोलूं? यानी पॉइंट्स जो है ना आपका आराम से बढ़ना चाहिए, एकदम से आप घड़ी की तरह घूम रहा वो नहीं है। नहीं, बिल्कुल आराम से मुलायम और सौ बात से। और जब भी आप खोलें, और अगर हम अपने यूनिट में भी अगर नाइट्रोजन डालते हैं ना तो आप रिटर्न वाल खोल के रखें। जब आप नाइट्रोजन खोलते हैं ना, गेज से लगाते हो सेक्शन से, तो रिटर्न में आप चेक करें कि आपने कितना खोला है, आपको पता चले हल्का प्रेशर है, हाँ बिल्कुल लाइट आना चाहिए, फिर आप लगाएं। हाँ, ये नहीं कि आपने वहां लगा दिया, चाबी खोली, आपको क्या पता एकदम से गेज, ऊपर की गेज की सुई फौरन बढ़ गई और भाई कितना चला गया। देखो ये जो बात बता रहे हैं उसका पता है असर क्या होगा? आप अगर किसी सिस्टम में नाइट्रोजन ऐसे खोलते हो तो फौरन गेज सुई, ऐसे, ये इतनी ताकत से जाएगा, इससे चार्जिंग लाइन भी फट सकती है, आपका नुकसान आपको भी हो सकता आपका है। चेम्बर है ना, उसका प्रेशर की ताकत ये है कि अगर आपका एवोपरेटर ऐसा सीधा है और आपने नाइट्रोजन ऐसा खोला, लीक तो दूर की बात है, आपका कॉपर ऐसा हो जाएगा, यानी वो सीधा शेप ऐसा हो जाएगा। हाँ, और फट भी हो और फटेगा तो अलग ही। और स्टेनर लगा होगा, कहीं भी लगा होगा, वो फटेगा अलग। तो बड़ा बारीकी से डालना पड़ता है नाइट्रोजन का प्रेशर डालना, नॉट एन इजी, बहुत मुश्किल है और बहुत एक्सपीरियंस लोगों को ही डालना होता है। जिनको पता है कि कितना आप खोलना है। कभी भी अपने हेल्पर को नहीं बोलना कि ये नाइट्रोजन का प्रेशर फलाना ऐसी देखो, डाल दो, और ये सबके लिए, हम जब स्पीड में ठीक है, ये सबके लिए। हमारे देखने वाले भी जो देख रहे हैं उनको भी मैं मशवरा दूंगा, कभी भी हेल्पर को नाइट्रोजन का प्रेशर डालने के लिए आप लोगों ने नहीं बोलना। अपने साथ में खड़ा हो तो अलग बात है, आप बोलो तो फिर भी अपने हाथ से ही डालो भाई। कोशिश करें, यही है, एज अ टेक्नीशियन खुद करें तो अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम नाइट्रोजन का प्रेशर डालते हैं आउटर के अंदर, कहाँ से डालोगे आउटर में जो ज्यादा जल्दी हो? डिस्चार्ज से डालोगे या सेक्शन से डालोगे? हैं, ज्यादातर लोग तो सेक्शन से डालते हैं, डिस्चार्ज से जाने में कैपलरी लगी है, बहुत टाइम भी लगता है। हाँ, क्योंकि नीचे से जाके ऊपर आना है, सेक्शन से जाके तो ऊपर से नीचे कैपलरी आना है। पतली है, फिर डिस्चार्ज वैसे पतली है सर। हाँ, तो नहीं डालते हैं। नहीं डालते हैं। क्यों डालते हैं? हम सेक्शन से इसलिए डालना चाहिए कि सेक्शन में आप जो है ना, जब आपको अलग से आउटर में प्रेशर डालना है, आप फ्लेयरिंग पहले उसको जो है ना कैप लगा लो, उसको रेड प्लग कर दें, पिन वाले कोशिश करें आप पिन निकाल दें, निकाल ही लो, बेहतर है। पिन अगर प्रेस होगी खराब भी हो सकती है, पिन निकाल दें। फिर इसके बाद जब आप प्रेशर डालते हैं ना सेक्शन से, तो डिस्चार्ज का वाल पहले आप हल्का सा खोले, डिस्चार्ज का वाल खोल ले। क्यों मैं बोल रहा हूँ डिस्चार्ज का वाल खोलने के लिए? कि वहां से जब आप सेक्शन से प्रेशर डालते हो ना, तो डिस्चार्ज से चेक करें कि रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको उसका जो है ना रिटर्न भी चेक करना है कि आया वहां से घूम के वापस आ भी रहा है कि नहीं। अगर आपका कंप्रेसर अच्छा होगा, बैक नहीं होगा, तो रिटर्न नहीं आएगा, और अगर बैक होगा तो आएगा, ठीक है। और कोशिश करें सेक्शन से डालें। अब देखो लिक्विड लाइन से नहीं डालें। एक ही चीज अब जो आपको बताई गई कि भाई प्रेशर कंप्रेसर से डाला जा सकता है, देखो कमर्शियल जब यूनिट की बात आती है, हम कमर्शियल पे जाते हैं तो देखो नहीं डाला जा सकता। मैंने खुद, मैं आपको बताऊं, जब स्टार्टिंग में काम करने लगा मैंने 2 कंप्रेसर जला दिए क्योंकि अंदाजा नहीं था ना। मेरे पास एक 12 टन का प्लांट था, छोटा था, मैंने बोला 12 टन का प्लांट है यार, इसके लिए क्या मुझे जरूरत पड़ेगी। मैंने पहले तो ब्रिस्टल लगाया, ब्रिस्टल को लगा के मैंने प्रेशर डाला, एक तो 2.5-3 घंटे में प्रेशर पूरा हुआ, और उसके बाद दोबारा प्रेशर के लिए वो बचा ही नहीं। फिर मैंने बोला चलो ये गया तो रूटरी उठा लेता हूँ। रूटरी ने तो दिया ही नहीं, रूटरी तो प्रेशर भी पूरा नहीं हुआ और ऐसे ही पूरा हो गया, गर्म होकर ट्रिप हो गया। तो वहां अंदाजा मुझे ये तजर्बा ये हुआ कि यार आप भले डाल रहे हो, लेकिन
ये मुनासिब नहीं है कि आप इन कंप्रेसर से बड़े यूनिटों में डालो। नहीं कर सकते ये वो। गलतियां हुई है ना, तभी तो आपको बता रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हमको, आप लोग को ये तो नहीं बता रहे ना कि नाइट्रोजन से क्यों डाल रहे हो, वजह भी तो बता रहा हूँ। वजह ये है कि अगर आप रोटरी यूज करते हो या ब्रिस्टल कंप्रेसर यूज करते हो जो विंडो में बड़े वाले होते हैं, और नाइट्रोजन से भी जब तो आप आपका फायदा ही नहीं है। नाइट्रोजन से भी अगर बंदा प्रेशर डालता है ना, चिलर में अगर प्रेशर डालता है सिस्टम में, चिलर में, तो बात होगा तो वो शेल से ही डालता है। हाँ, ये नहीं कि आपने कहीं उसके वहाँ दूसरी जगह से डाल दिया अपना। अच्छा एक और चीज मैंने नोट की हीट है, एक्सचेंज से मैंने डाल खुद दिया। तो नहीं की है, लेकिन मैंने कभी देखी है वीडियोस, कभी मेरे आंख से गुजरी है हम्म। कि वो नाइट्रोजन से भी प्रेशर डालते हैं तो बीच में एक शेल यूज करते हैं, फिर सिस्टम में डालते हैं। एक ड्रायर की तरह एक बड़ा सा ड्रायर जैसा इनके हाथ में होता है, उसके अंदर से प्रेशर डालते हैं और उसमें से गुजरता हुआ सिस्टम में डाल रहे होते हैं। यानी बीच में ड्रायर की तरह एक उनका एक होल्डर होता है, हाँ, उसमें से नाइट्रोजन का प्रेशर गुजरता है। आई थिंक वो शायद इसलिए लगाते होंगे कि प्रेशर तेज ना जाए, सिस्टम में स्लो जाए, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हाँ, बढ़ाते हैं। वो इसलिए कि वो सारा जो प्रेशर, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रेशर ज्यादा होता है, हाँ। तो थोड़ा बहुत उस जो ये बोल रहे वाइब है वो फिल्टर लगाते हैं, वो सारा वहाँ जमा होता है, फिर उसके हिसाब से वो आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम से अंदर जा रहा है। हाँ। एक ड्रायर में जमा होने के बाद वो आगे जाता है। ऐसा भी देखा है मैंने। हाँ। ऐसा, और बाकी खैर जैसे जैसे लोग तजर्बे हासिल करते हैं ना, तो फिर लोगों को इल्मी तौर पे एक शऊर आ जाता है कि यार इसको हम ऐसा भी करें, ऐसा भी करें, क्योंकि शऊर वक्त के साथ आता है। शऊर की कोई एक लिमिट नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा, देखिए, आपको कैसे पता चलेगा। कोशिश ये कि जहाँ हमें अक्सर चाहे कोई भी मशीन हो, चिलर हो, आप प्रेशर डालो शेल से और शेल से ही गैस डालते हैं। हाँ, बहुत से बंदे क्या करते हैं, चिलर स्टार्ट नहीं करते, सिलेंडर हर जगह लगाते हैं, इसका हीट एक्सचेंज के पास ही लगा देंगे, वहाँ भी वो एक्सपेंशन वाल होता है, वहाँ पे भी खोल दिया, वहाँ से भी गैस उल्टा लिक्विड डाल दे, वहाँ से भी डाल दे, वो मसला नहीं अच्छा है। मंसूर मगर भाई, आपने चार्ज करने का तरीका वो शेल से। अच्छा आपने कोल्ड स्टोर पे कभी देखा काम? कोल्ड स्टोरेज में अच्छा, इसमें एक साइड ग्लास लगा होता है, उसके बारे में कुछ पता है? उसका नाम भी है, अच्छा नाम है। साइड ग्लास कहते हैं ना उसको? हाँ, नहीं साइड ग्लास नहीं है उसको। क्या बोलते हैं, मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने हालांकि याद नहीं है मैं उसको। अच्छा, उसका इस्तेमाल पता है क्या है? साइड ग्लास का जो प्रिंसिपल है, उसका इस्तेमाल ये होता है कि उसके अंदर जब तक आप सिस्टम को गैस चार्ज कर रहे हो तो लिक्विड के बबल्स दिख रहे होते हैं। बबल्स, हाँ, बबल्स दिख रहे होते हैं। हाँ। तो जब तक बबल्स दिख रहे होते हैं इसका मतलब गैस उसमें ग्लास है, बन रही है, शुरू से होगी, स्टार्ट कर दिए। सही है। अब ये मॉइस्चर रिकवरी ग्लास जो भाई बता रहे हैं, जिसको मैं साइड ग्लास कह रहा हूँ, हाँ, जब तक सिस्टम में आप गैस चार्ज कर रहे हो, इसके अंदर आपको मॉइस्चर नजर आता है। जब मॉइस्चर बिल्कुल प्लेन गायब हो जाए, अब बबल्स नहीं दिख रहे, पानी की तरह, जब बबल्स नहीं दिख रहा, बिल्कुल फ्लो है, सीधा गायब हो गया, इसका मतलब अब सिस्टम में गैस डालने की जरूरत नहीं है और गैस एक्यूरेसी के साथ काम कर रही है। इसका ये रीजन है, इसको इसलिए लगाते हैं हम। और इसके ऊपर बाकायदा जो है ना गिला, मोस्टली ये जो मुझसे इंडिकेटर गिलास के ऊपर कलर होते हैं, कलर कोडिंग येलो, होती है। ग्रीन, रेड। आपका यूनिट ग्रीन पोर्शन में चल रहा है, येलो पोर्शन में चल रहा है, व्हाइट पोर्शन में चल रहा है। ये जो गैस के जो व्हाइट में बताए ना बबल, वो इंडिकेट करता है। हाँ, तो इसको लगाने का मकसद ये होता अंदर आप देखोगे कांटे की तरह होता है, इंडिकेट करता रहता है, सुई की तरह रहता है। है, सुई की तरह भी होता है और बाद में बबल से अंदाजा हो जाता है। हाँ। ज़्यादा डिटेल में भी नहीं होता समटाइम, लेकिन सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको किस तरह कर रहे हो। जजमेंट आप कर रहे हो ना, टेक्नीशियन आप हो ना। ये जो आप दिखा रहे हो ना, ये रिकवरी पंप है, यही दिखा रहा है। रिकवरी पंप, हाँ, भाई रिकवरी पंप मिसाल लो 150 टन का यूनिट है, चिल्लर, प्योर चिल्लर 150 टन का यूनिट है। अब उसकी पीपीएम रिक्वायर्ड है। अब पीपीएम रिक्वायर्ड जो हो रहा है, ठीक है, या आपने दूसरा क्या नाम सुना था? पीपीई, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी मेंटेनेंस है, ठीक है। अगर मेंटेनेंस चाहिए उसकी, पीपीएम कहते हैं जिसको, मेंटेनेंस चाहिए, सर्विसिंग। तो अब उसको लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है। अब उसको मेंटेनेंस कहाँ करनी है पता है? जिस शेल्फ के अंदर से गैस गुजरती है उस शेल्फ को बाहर निकालना है, लेकिन उसमें से गैस गुजरती है तो उस शेल्फ को निकालना पड़ेगा, तो गैस का भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। कहाँ और करोगे? गैस कितनी होती है? 100 किलो, 150 किलो, 80 किलो, कहाँ रिकवर करोगे उसको? तो गैस उड़ाओगे आप? कितनी महंगी है गैस, और एक सिलेंडर लेने जाओ ना, मेरे को लग रहा है कि 40-50 50,000 रुपए का भी चल रहा है 50,000 रुपए का 13 किलो गैस होती है। हाँ, अब अंदाजा लगाओ 100 किलो की गैस को वेस्ट करोगे आप,
जबकि आपको मेंटेनेंस भी जरूरत है वहाँ। मेंटेनेंस आपको करना क्या है, उसकी लीकेज को बंद करना है, उसके लिए गैस रिकवरी जरूरी है। और लीकेज के अलावा उसको सर्विस भी तो करनी है अंदर शेल सर्विसिंग को, उसके क्योंकि इसमें शहद के मक्खी की तरह एक शेल बना हुआ होता है, कूलिंग कॉइल। वो उसके जो हीट एक्सचेंज के बाद उसका कोर फिल्टर होता है, उस बहुत कोर सारी फिल्टर चीजें। को भी सर्विस करना सारी है, चेंज निकाल होते के। हैं, फिल्टर भी चेंज सारी करने पड़ते हैं। सर्विसिंग होगी, यानी उसकी एक ट्विनिंग्स होगी, ट्यूनिंग होगी नए तरीके से, नए सिरे नए सिरे से। और ये गैस वापस जो आप रिकवर करोगे ये वापस डालोगे, वापस डालनी है। तो फिर क्या करेंगे, फुल साइज के सिलेंडर लेंगे, रिकवरी पंप स्टार्ट करेंगे, पहले सिस्टम से गैस को अलग करेंगे। जब गैस सिस्टम से अलग हो जाएगी उसके बाद उसको खोलेंगे, ये सारे टुकड़ों में बाहर आ जाता है। भाई 60 किलो अगर उसमें गैस है, 4 सिलेंडर की गैस है, एक सिलेंडर 50,000 रुपए का है, तो 4 सिलेंडर के कितने हुए? 2 लाख रुपए अगला एस्टीमेट थोड़ी देगा आपको। 4 सिलेंडर तो है ही नहीं ना वहाँ। नहीं, एग्जाम्पल एक 60 किलो गैस में एक सिलेंडर में 13 किलो गैस होती है। अब 4 सिलेंडर हो गए और 60 किलो गैस जा रही है यूनिट में, कितने हो गए? और एक वो भी एक कंप्रेसर में 100 टन का, यानी एक कंप्रेसर में 60 किलो, दूसरा तो छोड़ ही दो। हाँ, सोच के देखो ये कितना पेचीदी है ये चीज। वो प्रेशर कितना चल रहा है? 35-40 एक्शन प्रेशर, और गैस कितनी गई है? 60 किलो, और प्रेशर कितना दिखा रहा है? अच्छा, 35। गैस कोई भी हो, हर गैस का अपना प्रेशर तो वही रहता है, हाँ, वो तो बढ़ता नहीं है कभी भी। वो इनको ये लिन बताओ। वो लिन की कैपेसिटी पे जाता है सारा, लिन थे ना, फर्ज IP करें जाता है लंबी के साथ। अब आपको कंपनी ने दिया एवरेज 10 फुट के हिसाब से, एसी का स्पीड चार्जिंग गैस आपको दिए 50 का PSI, आपको उसने एवरेज दिए 10 फुट, अब आप उसमें बढ़ा रहे हो 20 फुट, तो प्रेशर तो डाउन हो जाएगा ना, आपको तो एडिट करना पड़ेगा ना ऊपर, यानी वो 40 हो गया या 30 हो गया, आपको 30 का PSI हो, क्यों? आपने 10 फीट किट बढ़ा दी ना वापस। भाई आपका 60 देखो ना, 60 का प्रेशर बनता है हमारा, उधर ही रखो, 60 का प्रेशर बनता है हमारा 22 की गैस पर। हाँ, 10 अब फीट के हिसाब से। चाहे तेरा बड़ा यूनिट है, हाँ प्रेशर उसने यही आना है। हाँ, मगर ऐसा नहीं है कि बड़े यूनिट में गैस ज्यादा गई तो प्रेशर ज्यादा हो गया। एवरेज पाइप के एवरेज के ऊपर है। अगर आपने बढ़ा दी 50 फुट तो प्रेशर तो नीचे वापस एक्चुअली प्रेशर तो वही रहना है जो उसका है। हाँ 60, हाँ वेट बढ़ जाएगा, हाँ, गैस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है 60 का प्रेशर दिखाना है या 70 का दिखाना है वो वही रहेगा। इसी तरह 410 का 150 का है, 140 का है, जितनी गैस डाल दो इसको दिखना यही है। इसका जो मेजरमेंट है, मापने का हिसाब किताब, वो यही रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा। अगर 100 किलो गैस गई है तो 100 किलो गैस का मतलब ये नहीं है कि 22 नंबर गैस का प्रेशर आपको 1000 दिखे, ऐसा नहीं है। गैस का प्रेशर वहीं पे दिखेगा जहां पर वो है। लेंथ बढ़ाओगे तो फिर गैस भी बढ़ानी पड़ेगी। गैस तो हर सूरत बढ़ती रहेगी। हाँ, एवरेज है ना हर चीज का। अब कंपनी लेंथ बढ़ाओगे, प्रेशर आपका अगर आप यानी आपका 10 पर प्रेशर PSI डाउन हो गया, आपको 60 करने के लिए आप, क्योंकि आपने कैपेसिटी बढ़ा दी ना पाइप, कैपेसिटी जितनी बढ़ेगी तो गैस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हाँ, तो आपको करना पड़ेगा ये। इसलिए तो लोग किट जब लगाते हैं ना तो साथ में सिलेंडर क्यों रखते हैं कि प्रेशर डाउन हो जाए तो हम बढ़ा दें, हाथ के हाथ बढ़ा दे। अब स्टैंडर्ड साइज होता है 10 फुट कंपनी का, वो हिसाब से चार्ज करके देती जो है। स्प्लिट हम आम लगाते हैं हाँ। उसका स्टैंडर्ड साइज है 10 फुट के हिसाब से उसने 50 का PSI पे चार्ज किया। अब आप बोल रहे हो मुझे उसके ऊपर 15 फुट और बढ़ाना है, 25 फुट। 25 फुट में अब वो 60 थोड़ी दिखाएगा, वो तो फिर तकरीबन 45 हो गया प्रेशर, तो आपको 15 PSI बढ़ना पड़ेगा ना वापस, क्योंकि आधे से ज्यादा जो गैस होती है ना आपकी लेंथ में चलती है। ऐसा ही है।